वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी थी ना, वो 2.5 करोड़ थी और मुझे 25 लाख लग रही थी। तो मैं तो मैंने 2 दिन बाद अपने आप शेयर बढ़ रहा है। 2020 ने तो सबने पैसा कमाया, तो मैंने सोचा ये तो चीज़ ही मेरे लिए बनी है, इसमें तो मैं सब, ये तो बस अब तो 2.5 करोड़ मेरा अकाउंट बनेगा 50,000 से। पहले ट्रेड ली, कोई स्टॉक ऑप्शन था उसका लिया, उसमें भी 8-10 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। मैं दिन का 8-10 हज़ार पे 17 साल की उम्र में, मैं तो क्या मेरा माइंड सेट होएगा। यूट्यूब ने एक ऐसी जगह है ना, यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ, बस आपको यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है, सही बात है। 1 महीने का लॉस मेरा 90 हज़ार था। वाओ, ओके, इतना डाइजेस्ट कर पाए थे तुम? मैं वही तो कह रहा हूँ। मेरे माइंडसेट का खेल है, और मेरे हिसाब से कि अगर हो सके तो इसको आप फुल टाइम ना लेके जाओ। कभी कभी लाइफ का एक छोटा सा इंस्टेंस, एक फिल्म का सीन आपकी ज़िंदगी चेंज कर देता है। आज के हमारे जो गेस्ट हैं मिस्टर लक्ष्य पपनेजा, एक बार एक फिल्म देख रहे थे बाजार, उसमें सैफ अली खान के कैरेक्टर को देखा तो लगा कि यार स्टॉक मार्केट में कुछ किया जा सकता है। फिर अपने पापा की फर्म में बैठे थे, तभी क्लाइंट आते हैं, उनका पोर्टफोलियो देखने में बिजी हो गए। कहा कि अंकल आपका पोर्टफोलियो तो 25 लाख रुपये का है। अंकल ने कहा कि बेटा ध्यान से देखो, 2.5 करोड़ रुपए का है। इनका हो गया दिमाग खराब, सोचा कि स्टॉक मार्केट में तो अंधा पैसा है। पापा से पैसे उधार लिए, 50,000 रुपये, डीमेट अकाउंट खोला, 50 से 60 किया, 60 से 70, कंप्लीटली बिगिनर लक, मतलब शुरुआती में जो किस्मत अच्छी होती है वही। इनको लगा स्टॉक मार्केट तो बहुत आसान चीज़ है। ट्विटर पे गए, वहाँ पे जाके देखे बहुत सारे स्क्रीनशॉट पड़े हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग नाम की कोई चिड़िया होती है, वहाँ पे भी पैसे कमाए जा सकते हैं। वहाँ कमाए भी 8-10 हज़ार रुपया रोज़ का। इनको लगा यार मैं कुछ अलग कर रहा हूँ, मैं नेचुरल हूँ शायद। फिर एक दिन हुआ रियलिटी चेक, एक ही दिन में 50% मोर और लेस, कुछ दिनों के अंदर इनका पोर्टफोलियो डाउन हो गया। अब लगा कि यार कुछ और ही चल रहा है, स्टॉक मार्केट में तो सीखने की ज़रूरत पड़ेगी। यूट्यूब से सीखा, जो भी फ्री रिसोर्सेज पड़े थे वहाँ से सीखने की कोशिश की। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस करना शुरू कर दिया। साथ में जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स थे उनकी मूवमेंट्स देखनी शुरू कर दी। पता लग गया कि भैया कुछ करना है ना ज़िंदगी में स्टॉक मार्केट की, तो सीख के ही करना पड़ेगा। तो आज की तारीख में ठीक ठाक लेवल का कमा रहे हैं, लेकिन इनकी ज़िंदगी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अप्स एंड डाउन्स तो होते हैं यार एक ट्रेडर की लाइफ में, लेकिन अगर आपको कनेक्ट करना है ना किसी के साथ, तो ये वो ट्रेडर हो सकते हैं। तो आइए बिग बुल सीरीज़ के इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। और आई लक्ष्य पपनेजा, 2.5 साल का ट्रेडिंग एक्सपीरियंस है यार। एट दिस एज यू आर स्टिल यंग मैन। एंड आपने देखा होगा 2 ट्रेडर्स और भी आए हैं जो 15-16 साल की उम्र में ट्रेडिंग करना शुरू कर गए थे। एक और आने वाले हैं जो कि 14 साल की उम्र में ट्रेडिंग करना शुरू कर चुके थे। बट देन दिस फील्स गुड। अच्छा लगता है कि एक यंग जनरेशन टीनेज लेवल पे ही रेडी हो रही है स्टॉक मार्केट को लेके। बहुत सारा मैटर करता है कि सिचुएशन अराउंड क्या है घर के, दैट हेल्प्स अ लॉट। बट इन योर केस लक्ष्य, आई वुड लाइक टू नो, जैसे कि हम पहले भी बाकी पॉडकास्ट में पूछते हैं कि पहली बार शेयर मार्केट, स्टॉक ऐसा कुछ वर्ड, ठीक है, कब सुना, कहाँ सुना, अगर याद है तो, और किस तरह से समझा उस चीज़ को? आसपास के लोगों ने जब तुमने बात की उनसे इसके बारे में तो कैसे रिएक्ट किया? तो सर सबसे पहले तो मतलब जब भी कोई हमारे घर में कोई नाम लेता है स्टॉक वगैरह का, तो जैसे जनरली होता है हर रिश्तेदारों में कोई ना कोई डूबा होता है। तो वही मेरे साथ भी था कि शेयर मार्केट तो जुआ है, इसमें तो कुछ नहीं रखा वैसे। तो मैं सर 10th में था, तो मैंने एक मूवी देखी थी बाजार, सैफ अली खान की। की, तो वो मेरे को मतलब उससे मैं काफ़ी फैसिनेट हो गया था उस मूवी से। तो जैसे कहावत भी है कि एक फिल्म इंडस्ट्री और एक स्टॉक मार्केट से, ये सबसे फैसिनेटिंग थिंग्स हैं इंडिया में। तो मैं उस मूवी से काफ़ी फैसिनेट हो गया था। तो उसके कुछ दिनों बाद ही सर, जैसे मेरे फादर टैक्स प्रोफेशनल है और टैक्स कंसल्टेंसी में है, तो उनके पास एक क्लाइंट आते हैं, मतलब 65-66 की एज में, जो मेरा एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने उसको एक टर्निंग पॉइंट मानता हूँ अपना। तो 65-66 की एज में वो आते हैं और वो कहते हैं कि ना सर मेरा टैक्स बताओ, इसमें क्या करना है और मैं किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग करूँ। तो मतलब मेरे फादर कॉल पे बिजी थे, तो मैं वहीं बैठा था उनके ऑफिस में ही। तो मैंने कहा दो अंकल मैं देखता हूँ। तो मैं वैसे ही, जैसे मेरे को समझ में, क्या देखते हैं स्टॉक है, मैं कहा स्टॉक है भाई, मज़ा आएगा देखने में, देखते हैं क्या है। तो उसमें मैंने देखा उनका IIFL का अकाउंट था, मुझे भी याद है। तो उन्होंने था कि कॉस्ट एक्वायर्ड था, उनके पास रिलायंस के शेयर्स थे, कुछ ट्रांचेस में बाय किए थे 2005-2007 में। तो उनके पास कॉस्ट एक्वायर्ड थी 20 लाख की, और वो 2020-21 में आए थे। तो उनकी जो थी ना वैल्यू एज ऑन 31 मार्च आता है,
उसमें था 25 लाख रुपए। तो मैं हैरान हो गया, मैंने कहा अंकल आपको तो एफडी वगैरह करानी चाहिए, आपने 12 साल हो गए आपने 5 लाख रुपए कमाए तो कुछ भी नहीं बना, अगर आप इसको एफडी में रखते तो आपके तो शायद पैसे डबल भी हो जाते। तो ना वो ना चुप हुए, फिर एकदम से हंस पड़े, बड़ी अजीब सी हंसी थी उनकी। तो ना मैंने कहा, मैं चुप हो गया। तो कह रहे बेटा आप ना ढंग से इसको पढ़ो, इसमें आपको थोड़ी कुछ गलती लग रही है। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ, फिर मैंने कॉस्ट एक्वायर्ड तो भरा पड़ा 20 लाख ठीक है, लेकिन जो वैल्यू एज ऑन 31 जनवरी थी ना वो 2.5 करोड़ थी और मुझे 25 लाख लग रही थी। तो मैं तो फिर ओ ये तो बहुत बड़ा जोक हो गया यार। ओ माय गॉड। ओके, फिर मैं ना चुप हो देन एकदम से 180 डिग्री का परसेप्शन चेंज हो गया होगा। फिर मेरे को तो शर्म आ रही थी उनको कहने की कि एफडी कराओ। तो मैं तो हैरान हो गया कि क्या हो गया। फिर मैंने देखा कि मतलब पैसा तो लोग कमा रहे हैं, लेकिन मतलब अगर ढंग से करो तो इसमें पैसा तो है, ये तो कंफर्म हो गया था। और मूवीज में भी देखा तो पैसा तो है। तो वहाँ वो मेरा एक, मैं मानता हूँ कि टर्निंग पॉइंट था, जिससे मुझे पता चला कि इसमें भी पैसा बन सकता है, ये जुआ नहीं है, इसमें भी अपॉर्चुनिटी है। ओके ओके, दैट वाज वर पहला नॉक जो दरवाजे पे अच्छे खासे तरीके से खटखटाया नहीं है, तोड़ दिया दरवाज़ा यार। 20 लाख का 2.5 करोड़ रुपया बन गया एंड यू आर सिटिंग एट 25 लाख। ओके, बट ये गलती थी, बट उसके साथ ही साथ तुमने जब करेक्ट किया इसको तो यू हैड अ ह्यूज परसेप्शन चेंज, आई एम अज्यूमिंग। बट देन उसके बाद क्या ख्याल आया कि यार मैं भी ट्राई करूँ कि अभी नहीं? नहीं सर, मैं उस समय 10th के बोर्ड्स दिए थे मैंने। तो मेरे जैसे 10th के बोर्ड्स दिए ना, तो जैसे ही मेरा लास्ट बोर्ड का एग्जाम था उसके नेक्स्ट डे ही लॉकडाउन लग गया। ओह या, तो ओके हाँ, तो ओके, दैट रीजन। अच्छा, तो मेरे को पहले 10th से पहले भी शुरू करना था। तो फिर मेरे मतलब फैमिली वाले कह रहे थे कि एक बार बोर्ड्स होने जाने दो, फिर दोबारा डीमैट अकाउंट खुलवा लेंगे। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने मतलब फादर के नाम के डीमैट अकाउंट खुलवाया, तो उनसे मतलब 50,000 रुपये से स्टार्ट किया। तो मतलब वहाँ से थोड़ी जर्नी शुरू हुई। तो फिर उस अकाउंट को मतलब जैसे बिगिनर्स लक जो होता ही है, तो 50,000 का अकाउंट बन गया 60,000 पे कैश ट्रेडिंग में, जो कि उस समय जस्ट मतलब आई एम सॉरी टू स्टॉप यू, बट यार पापा मम्मी ने 50,000 रुपये दे दिए? नहीं सर, मेरे को ना ऐसा लगता है कि कन्विंस ना करना आना चाहिए बच्चों को, क्योंकि अगर ये देखो ना कि अगर आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस नहीं कर सकते ना, तो बाहर जाके कभी आप कुछ बिजनेस करते हो, कुछ इन्वेस्टर्स कर मतलब कुछ भी किसी को भी कन्विंस नहीं कर पाओगे अगर आप अपने घर वालों को कन्विंस नहीं कर सकते। ओके, तो तुम ये कहना चाहते हो कि जो बच्चे कहते हैं कि मम्मी पापा ने अलाउ नहीं किया, मम्मी पापा ने इसलिए मैं नहीं बढ़ पाया, तो उनके लिए एक लेसन है कि आप खुद ट्राई करो कि यू शुड नो, तुम्हारे मम्मी पापा हैं तो तुम्हें पता होना चाहिए कि उनको किस तरह से मनाया जा सकता है। हर एक घर में ना एक नब्ज होती है, उस नब्ज को पकड़ना होता है और उससे मतलब चीजें हो जाती है सर। मैनिपुलेट आसान है, मतलब ये तो माइंड। तुम बताना चाहोगे तुमने कौन सी नब्ज पकड़ी? नहीं ये तो पर्सनली देखते हैं। ओके चलो ठीक है। तो फिर देन व्हाट? हाँ, तो फिर मैंने वो 50,000 से शुरू किया। तो मेरे फादर भी साथ ही मतलब देखने लगे कि मतलब क्या हुआ। तो वो 50,000 का अकाउंट 60-70,000 का पहुंच गया, क्योंकि ये होता था कि पहले दिन लो, 2 दिन बाद अपने आप शेयर बढ़ रहा है। 2020 में तो सबने पैसा कमाया। तो मैंने सोचा ये तो चीज़ ही मेरे लिए बनी है, इसमें तो मैं सब, ये तो बस अब तो 2.5 करोड़ मेरा अकाउंट बनेगा 50,000 से। ये माइंडसेट था सारा सही। तो फिर धीरे धीरे बढ़ते रहे। फिर जैसे जैसे कैश ट्रेडिंग में तो जो स्टॉक लो वो बढ़ी जा रहा है, रुक ही नहीं रहा। अच्छा, तो रैंडम बाइंग चल रही है? रैंडम बाइंग चल रही है, कुछ नहीं इसमें कि बस ये स्टॉक का नाम सुना, ये ले लेते हैं, अच्छा बढ़ेगा। अच्छा ओके। तो फिर ये 3-4 महीने चलता रहा। तो अब ये तो पता चल गया था कि इसमें ना थोड़ी कैश ट्रेडिंग में एक लिमिट आ जाती है कि आप 50,000 को 1 लाख 1.5 लाख एक हफ्ते के अंदर नहीं बना सकते। यस सर ये सच है, ये पता लग गया। ये तो 2-3 महीनों में पता चलेगा। तो फिर मैं ट्विटर पे तो काफ़ी वैसे एक्टिव था। तो ट्विटर पे कुछ बंदों ने वो पाया था स्क्रीनशॉट ऑप्शन बाइंग का। तो वो मैंने देख लिया। मैंने तो उसमें था कुछ 70 लाख का 80 लाख का डेली पीएल था। तो मैं समझ गया, मैं कहा यार ये क्या चीज़ है। फिर धीरे धीरे वो मतलब अपस्टॉक्स में मेरा अकाउंट था, तो उसमें जैसे पहले से एक्टिव नहीं होता फ्यूचर ऑप्शंस, उसमें दोबारा करवाना पड़ता है। तो दोबारा उसमें मतलब एक्टिवेट करवाया अकाउंट तो अपस्टॉक्स का। तो इसमें क्या हुआ कि पहले ट्रेड ली
जैसे यूट्यूब से ही सीखा था, तो पहले ट्रेडली कोई स्टॉक ऑप्शन था, उसका लिया, उसमें भी 8-10 हज़ार का प्रॉफिट हो गया। मैं दिन का 8-10 हज़ार पे 17 साल की उम्र में, मैं तो क्या मेरा माइंड सेट होएगा कि 17 लोगों की इतनी मंथली इनकम नहीं होती, मैं 8-10 हज़ार पे दिन। एब्सोल्युटली। मैं तो बिल्कुल सर हवा में होता है ना, जैसे बिल्कुल ज़मीन पे नहीं, बिल्कुल हवा में। तो 3-4 दिन चला और मतलब 8-10 हज़ार रोज़ आ रहे हैं मेरे को। काम तो ये बढ़िया, कैश ट्रेडिंग तो कुछ भी नहीं है। फिर धीरे लेकिन क्या हुआ, फिर ना बीच में कुछ ऐसा इशू आया था, एक महीना ना सितंबर में ख्याल अक्टूबर में 2020 में, कि मेरा मतलब पूरा अकाउंट से मैंने 3-4 स्टॉक ऑप्शंस थे वो मैंने बाय करके रख लिए। अच्छा, तो मुझे ये वो टाइम है जब मार्केट गिरे जा रही थी और लोग पुट ऑप्शन बाय करे जा रहे थे। हाँ ऐसा, जो निफ्टी जब 11.5 साढ़े 12 हज़ार के अराउंड है थी से। एक बात बताऊं लक्ष्य, एक टर्म है कि इस टाइम पे जो ट्रेडर बनते हैं ना उनको लॉकडाउन का ट्रेडर मतलब ओके नहीं, बट ठीक है, इट्स गुड एंड बैड बोथ। नहीं सर, स्टार्ट दोनों तरफ चलती है। स्टार्ट तो कभी करना ही था, तो लॉकडाउन में हो गया तो हो गया। तो फिर वहाँ पे मतलब 3-4 स्टॉक ऑप्शंस बाय कर लिए, तो वहाँ पे कम से कम मेरा जितना भी कैपिटल था उसका 50% कैपिटल गया एक महीने के अंदर। पहली बार लॉस हुआ? हाँ पहली बार। अच्छा, ऐसा लॉस नहीं कि 10-20 हज़ार का लॉस, अच्छा खासा लॉस हुआ। तो मैं तो थोड़ा मतलब बिल्कुल होता है ना, जैसे जो बिल्कुल आसमान पे था वो नीचे आके गिर गया, कि ये समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। क्योंकि प्रीमियम्स थे बाइंग में, वो तो मतलब जैसे एक्सपायरी के टाइम नीचे जाते हैं, मुझे पता नहीं था। तो मैंने कहा कि भी तो कि एक्सपायरी पे बढ़ जाएगा, लास्ट टाइम में 10-20% का मूव आ जाएगा, तो तब भी कुछ हो जाएगा। तो उस समय कुछ समझ ही नहीं थी। फिर बहुत अच्छा खासा लॉस हुआ, तो समझ आया कि भाई ऐसा नहीं है कुछ, ये तो सीखना पड़ेगा। फिर YouTube पे देखना शुरू किया। फिर मैं YouTube पे 5-5, 6-6 घंटे, 6-6, 7-7 घंटे मतलब इसी के बारे में पढ़ता था कि ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग के अराउंड, मतलब कैश ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस सब सीखा मैंने। पहली बार जब लॉस हुआ था और ये वाला लॉस, तो घर पे माहौल क्या था? घर पे माहौल मतलब ऐसा था कि मेरे फादर और मेरे साथ ही था। तो घर में मतलब मेरे को ये एक मतलब मैं इसको एक अपनी एज मानता हूँ, एक क्या एडवांटेज मानता हूँ, कि घर वालों का मेरे पास हमेशा एक सपोर्ट था, फैमिली सपोर्ट था, कि मतलब अच्छा। कि अगर हो गया तो कोई बात नहीं, ज़िंदगी ख़त्म नहीं है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसे लाइफ नहीं बनाना हमने। क्या तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो? हाँ मतलब मेरे 12th में 89% थे, तो मैं बिल्कुल पढ़ता नहीं था, तो मतलब मैं लास्ट में डेज के निकल लेता था पढ़ के। क्योंकि पेरेंट्स को बच्चे पे कॉन्फिडेंस तब भी आ जाता है कि जब बच्चा ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल हो स्कूलिंग के टाइम पे, आई मीन पढ़ाई के लेवल पे जनरली कहते हैं, वैसे तो किसी भी लेवल पे हो, बट दिस इज वन मैट्रिक। एक ये भी था कि मैं ना कल्चरल एक्टिविटीज में स्कूल में ज़्यादा पार्टिसिपेट करता था, डिबेट्स, डेक्लेमेशंस वगैरह में, तो उसका करके ज़्यादा थोड़ा मेरे को होता था। तो ठीक है, घर वालों को माहौल सपोर्ट पूरा एक ये भी था कि ना सर, मैं ना उस साल में ना नेट प्रॉफिटेबल था, क्योंकि कैश ट्रेडिंग में तो प्रॉफिट था ही, वो तो ऑप्शंस में गया ना, उसने बचाया था। हाँ उसने, लेकिन ये है कि नेट तो प्रॉफिट में था। तो लेकिन मेरे को ये लगता है कि 2020 में मैंने शुरू किया ना, जितनी मेरी गलतियाँ थी ना वो सारी कैश ट्रेडिंग में कंपनसेट की है। ओके, जिसको अपन थोड़ा सा शुरू में कह रहे थे कि इसमें ज़्यादा हाँ मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है अगर 2020 में शुरू नहीं करता तो मैं भी शायद लॉस वाला ट्रेडर ही होता। ये तो बस कैश ट्रेडिंग की वजह से मेरा लॉस कंपनसेट हो गया और मेरा कॉन्फिडेंस बना रहा। आई कैन स्टिल कम बैक। फिर उसके बाद 3-4 महीने सीखा आराम, मतलब टेक्निकल एनालिसिस वगैरह, मतलब ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, मतलब होता क्या, कैसे काम करते हैं, प्रीमियम्स वगैरह। तो उसके बाद करके, तो उसके बाद मैंने 6-7 महीने बाद ऑप्शन सेलिंग शुरू करी। सीखी पहले? हाँ मतलब मैं मतलब 6-7 घंटे डेली के मैं देता था, मतलब 4-5 घंटे, 4 से 6 घंटे रोज मैं रात को बैठता था और सीखता था कि मतलब क्या चीज़ है, मतलब पूरा डीप। तुम वैसे लाइफ में क्या कर रहे थे उस टाइम पे? मतलब उस समय तो मैं 11th में था ना। अच्छा, कुछ ओके, जो पढ़ाई चल रही है वैसे भी वो ऑनलाइन ही थी, तो मतलब ज़्यादा सीरियसली लिया नहीं है। 11th को सीरियसली कौन लेता है वैसे भी। अच्छा ओके, क्योंकि घर पे पढ़ाई हो रही थी सारी, तो कुछ इशू नहीं था, क्योंकि मैं भी फ्री था। मैं कहीं नेटफ्लिक्स से बढ़िया अगर कुछ सीखने को मिला तो उससे क्या ही फायदा, बढ़िया है। तो उसके बाद 6-7 महीने बाद ऑप्शन सेलिंग शुरू करी। तो उस समय मैं 12th में आ गया था और मेरे ना प्री बोर्ड्स वगैरह शुरू हो गए थे। तो मैं ना मतलब पहले मेरे को एक आधा महीना ऑप्शन सेलिंग में बिल्कुल डिसेंट चला, मैं स्ट्रैंगल बेच देता था मैं, तो आराम से एक्सपायरी की मतलब काफ़ी गैप रख के बेचता था और स्टॉप लॉस लगा देता था कि आराम से निकल जाएगा, अगर मेरे को पता है कि मेरे को कितना मिलना है और मेरा कितना जाएगा। ठीक है, अब 2-3 महीने तो मतलब ऑप्शन सेलिंग बहुत अच्छी गई, क्योंकि मैं जो मंथ की लास्ट एक्सपायरी होती थी उसमें मैं स्ट्रैंगल कर देता था और आराम से 1-2% निकलता था और मतलब बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब हैंडल में है सिचुएशन सारी। बट लक्ष्य,
ऑप्शन सेलिंग में वैल्यू यू नीड, द कैपिटल दैट यू नीड, वो ज़्यादा नहीं होता है? वो ना मेरे जो कैश ट्रेड ऐसा था कि मेरे फादर को ना समझ आता था कि ट्रेडिंग में मतलब कैश ट्रेडिंग में अगर आपको फंडामेंटल्स पता है ना स्टॉक के, तो इन्वेस्टिंग भी अच्छी चीज़ है। करेक्ट। एफडी से तो कहीं अच्छी चीज़ है अगर आप थोड़ा होल्ड करते हो तो। Absolutely. तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने ना मतलब कैपिटल ग्रेजुअली इंक्रीज करी और स्टॉक्स को ना मतलब लेके रखा और उनको मतलब 50% जो स्टॉक्स थे ना उनको प्लेज करा के मार्जिन ले लिया। ओके। तो उस मार्जिन से मैं ऑप्शन सेलिंग करता था। ऑप्शन सेलिंग में वैसे मार्जिन लिमिटेड ही कुछ एक्स टाइम ही मिलता है, बट नॉनदलेस चलो उसको इस्तेमाल कर लिया। तो बेहतर है ना। तो फिर तो फिर मैं जाता था। तो फिर क्या हुआ, एक बार ना ऑप्शन सेलिंग में मेरा प्री बोर्ड एग्जाम था, तो उसमें उस टाइम में ना रशिया यूक्रेन वॉर का हुआ था जब मार्केट 2-3% गैप डाउन खुली थी। ओके। तो मैं स्ट्रेंगल था, तो मेरा 1000 पॉइंट का मैं मार्जिन रखता था ऊपर नीचे कि क्या हो जाएगा। 1000 पॉइंट का मार्जिन रखता था। तो उस दिन मैं प्री बोर्ड देने चला गया, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर जब मैं घर आया ना, तो मैंने देखा वो ना उस दिन मार्केट 2-3% नीचे हो गई थी, मतलब गैप डाउन हुआ था। और उसके बाद फिर मतलब गैप डाउन के बाद भी मार्केट नीचे गिरी जा रही थी। तो उस दिन मतलब मेरे को तो उस दिन मुझे समझ आया कि ऑप्शन सेलिंग भी ढंग से करनी, मतलब ऑप्शन सेलिंग भी स्ट्रैंगल नहीं चलेगी, इसको भी हेज करके चलना पड़ेगा। तो तब मुझे ऑप्शन सेलिंग का समझ आया, क्योंकि वो दिन भी मेरा वैसे ही था जैसे जो ऑप्शन बाइंग वाला दिन था, वो भी वैसे ही दिन निकला। लेकिन ये था कि उस दिन में ज़्यादा बुरा लगा, क्योंकि उस दिन के बाद हौसला थोड़ा मजबूत हो गया था, मतलब इमोशंस थोड़े ठीक है। मतलब पहली जो स्क्रीन पे लॉस देखो ना, तो दोबारा वो देखो तो दोबारा दुख नहीं होता उतना, तो इसीलिए जिगरा आ जाता है। हाँ, तो इसीलिए कहते हैं कि लॉस जितना हो सके ना जल्दी करवा लो, उससे अपना हौसला बढ़ता है। लाइफ में भी हौसला बढ़ता है कि क्या हो गया, देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। यार एब्सोल्युटली सच बात है ये कि अगर कुछ लाइफ में भी शॉर्टकमिंग आ जाती है तो बंदा आगे के लिए मजबूत हो जाता है। सही बात है। तो अभी कैसे पता लगा और फिर क्या किया सीखने के लिए कि मेरे को सीखना है, या एक्सपीरियंस ही सीखते रहे उसके बाद? सर मुझे ना ऐसा लगता है कि ना जैसे यूट्यूब ने एक ऐसी जगह है ना, यहाँ पे सब कुछ है, सब कुछ। बस आपको यूनिवर्सिटी है, सही बात है। बस यहाँ थोड़ा अनऑर्गेनाइज्ड वे है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करके ऑर्गेनाइज्ड वे में सीखना है। और मतलब यूट्यूब पे हर चीज़ ऐसी चीज़ है जो कोर्सेज में लोग बताते हैं। मैंने ये जितना समझा है ना कि यूट्यूब पे हर वो चीज़ है, जितना जो भी आप कोर्सेज लोग बेचते हैं ना, मुझे मतलब कोई दिक्कत नहीं है कोर्सेज बेचने में, लेकिन ये है कि वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में बेचते हैं। लेकिन यूट्यूब सिर्फ एक अनऑर्गेनाइज्ड है, उसको बस एक थोड़ा मेहनत करके ऑर्गेनाइज्ड वे में अपने आप को सीखना है। ये तुमने कैसे किया? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों का होता ही नहीं है। मैं 99% कह सकता हूँ कि लोग यूट्यूब के थ्रू ही सीखते हैं, बाकी 1% ही होगा जो एक्चुअली में कुछ खरीदता होगा कोर्स वगैरह। तो हाउ डिड यू ऑर्गेनाइज यूट्यूब फॉर योरसेल्फ? मतलब सर काफ़ी जैसे ना मैं मानता हूँ ट्विटर पे ना काफ़ी 6-7 ऑप्शन सेलर्स थे, मतलब जो बिल्कुल वेरीफाइड थे। तो उनके जो कंटेंट थे तो वो मैं यूट्यूब पे देखना शुरू करता था। और एक ये होता है कि सर बताऊँ क्या होता है, यूट्यूब पे ना आपको 10, 15, 20 चैनल आपको देखने पड़ेंगे। फिर उसके बाद आपको देख के पता चल जाएगा कि कौन मतलब क्या कंटेंट सच बोल रहा है और क्या कंटेंट जिसका जेन्युइन है, मतलब आपको देख के पता चलता है। वो आपको थोड़ा खुद मेहनत करनी पड़ती है। अगर कोई बताए ना कि ये देख लो, लेकिन वो आपका यूट्यूब चैनल आपके हिसाब से नहीं है, मतलब आपको सूट नहीं कर रहा, मतलब एक ऐसी चीज़ भी होती है मेरे हिसाब से। तो ये आपको खुद देखना पड़ेगा कि जो आप यूट्यूब चैनल चुन रहे हो वो आपके लिए है भी या नहीं है। अच्छा, मुझे सच से बताओ, ठीक है, पूरा ऑनेस्टी के साथ, क्या ऐसे यूट्यूब शुरू में देखे और पसंद आए जो कहते थे कि 10,000 रुपये लेके आओ और 5 लाख रुपए कमाओ? सर वो तो सर पसंद आएंगे ही वो तो कोई भी अगर कोई रैशनल आदमी होगा ना, अगर उसको कहने कि 10,000 है 5 लाख मिल जाएंगे तो कौन मना करेगा? वो तो फिर रैशनल आदमी ही नहीं है। तो उन पर खुद को पता लगा उसकी सच्चाई बाद में आगे चल के? उसको तो फिर मैंने रिपोर्ट करा यूट्यूब चैनल को ये तो लोगों को बर्बाद कर रहा है, इसको रिपोर्ट करता हूँ। फिर मैं रिपोर्ट नहीं, बट तुमने क्या सच में एक बार 10,000 लगाने की कोशिश की उनकी बात मान के, या सुन के समझ में आ गया? नहीं सर देख के ना सर, मतलब अगर आप एक वीडियो देखते हो ना, उसके बाद 2-3 वीडियोस और देखते हो किसी और चैनल की, तो आपको समझ आ जाता है कि मतलब ये क्लैरिटी नहीं है। और अगर आप मार्केट में एक्सपीरियंस भी करो ना 1 हफ्ता, तो आपको भी समझ आ जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि 10,000 के 50 लाख। एक वंस इन अ मूव एक्सपायरी टाइम तो हो सकता है, लेकिन डेली पॉसिबल ही नहीं है। एक ये भी रैशनल थिंकिंग आ जाती है ना कि अगर 10,000 के 5 लाख बन सकते हैं, तो भाई तू क्यों नहीं बना रहा? तो तू क्यों यूट्यूब वीडियो बना रहा है? मतलब समझ रहे हो सर? अच्छा, वैसे तो एज इज़ नॉट अ पैरामीटर
कि किसी की विजडम कितनी बड़ी है, पर फिर भी मैं एक सवाल दागता हूँ तुम पे। बहुत सारे ट्रेनर होते हैं जो यूट्यूब भी चलाते हैं और ट्रेनिंग भी देते हैं, सेमिनार्स करते हैं ऑफलाइन आके, और वो कहते हैं कि मैं लाइव प्रॉफिट करके दिखाऊंगा सबको, और मैं जैसे बताऊंगा वैसे मार्केट ऊपर जाएगी, जैसे मैं कहूँगा मार्केट नीचे जाएगी, करके दिखाऊं 15 लाख का प्रॉफिट, करके दिखाऊं 10 लाख का प्रॉफिट। यू व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? सर मेरे हिसाब से ना स्टॉक मार्केट ना प्रोबेबिलिटी की गेम है। मतलब यहाँ पे ना कुछ भी हो सकता है, कि मतलब कोई भी कुछ भी चीज़ श्योरिटी नहीं है। तो अगर इन ट्रेनर्स का सर, मैं तो सर जनरली अगर कोई बिगिनर आएगा वो तो बिलीव कर सकता है, लेकिन मैंने मेरी जितनी लिमिटेड नॉलेज है ना, मैंने जितने भी देखे हैं, कुछ 3 से 4 ट्रेडर मतलब जो मेरे को जेन्युइन लगते हैं, जो मतलब जेन्युइन है, उनके मैं सर देखता हूँ उनको इस वे में। लेकिन बाकी सर मैं जितने देता हूँ ट्विटर वगैरह पे या यूट्यूब वगैरह पे, 90-95% मतलब जो ट्रेडर्स है ना, सबके HTML के फीचर से ना ये स्क्रीनशॉट बहुत आसानी से एडिट हो जाते हैं। Yes. ये एक अभी शायद वो वेरीफाइड बाय सेंसिबल भी शुरू हुआ है, तो उसकी वजह से भी काफी स्क्रीनशॉट्स बंद कम हो गए हैं। बहुत ट्रोलिंग होती है, और कई लोग आते हैं, कई लोग नहीं आते वेरीफाई करवाने एंड स्टफ लाइक दैट। तो बीइंग ऑन ट्विटर तुम्हारी हेल्प हुई है? हाँ, थोड़ा इसके बारे में बताओ कि किस तरह से हेल्प हुई है तुम्हारी? ट्विटर में ना मतलब काफी जेन्युइन ट्रेडर्स हैं, जैसे मतलब मैं नाम ले सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स नाम ले सकते हो। अच्छा, जैसे ट्विटर में जैसे एक प्रफुल्ल कुलकर्णी आपके चैनल पे प्रफुल्ल कुलकर्णी यार, ही इज अ मास्टर क्लास बॉय। हाँ, एक बंदी श्रेयस है, उसकी भी मतलब वो मतलब, और एक मितेश इंजीनियर है, मितेश सर। हाँ, मितेश। एक वो डीजे सर है, और एक ये आदित्य त्रिवेदी वगैरह, इन सबके ना ये थ्रेड्स लिखते हैं अपने। ओके। तो एक और है, मेरे को नाम ही आ रहा है, वो हमेशा कोलैबोरेशन करते हैं, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। वो मतलब ना अच्छे थ्रेड, काफ़ी थ्रेड लिखते हैं जो अपने एक्सपीरियंस के बेस्ड पे होते हैं वो। और वो ऐसा भी नहीं कि मतलब अपने कोर्सेज बेचने के लिए, मतलब इनमें से ना सिर्फ 3 से 4 लोग ऐसे हैं जिनके कोई कोर्स नहीं है। मतलब ये सिर्फ रोज अपना PL शेयर और लेजर बुक शेयर करते हैं, और अपने जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होते हैं ना, उसके हिसाब से ये थ्रेड्स वगैरह बनाते हैं, और उससे हेल्प मिलती है काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है। तो तुम्हें कैसे आदत पड़ी कि तुम वो थ्रेड्स जो काफ़ी लंबे होते हैं और थ्योरेटिकल होते हैं, बिना किसी अट्रैक्शन के, क्योंकि कोई स्क्रीनशॉट नहीं है, कोई पैसे की बात नहीं हो रही है, हाउ डू यू थिंक कि अगर कोई नया आता है मार्केट में, ट्विटर पे अगर आता है, तो उसको इन चीज़ों से सीखना इज़ बेटर देन वॉचिंग अ यूट्यूब वीडियो दैट इज़ प्रॉमिसिंग 5 लाख रुपीज़ फ्रॉम 10,000? सर बताऊँ, ट्विटर में ना एक ऑप्शन होता है जैसे बुक मार्क करने का, तो मैं उसे जनरली वैसे फ्री टाइम में पढ़ता हूँ उसको, मतलब जो थ्रेड्स होते हैं। तो अगर आप देखोगे ना, अगर आप 3-4 दिन या 1 हफ्ता ट्विटर पे रहोगे ना, आपको उनकी ऑथेंटिसिटी पता चल जाती है। और वही हाल यूट्यूब वाले का है। अगर आप यूट्यूब पे एक हफ्ता उस वीडियो चैनल को रेगुलरली वॉच करोगे ना, उसके जो कमेंट्स होते हैं वो अपने आप बता देंगे कि क्या ऑथेंटिसिटी उसकी है, क्या ऑथेंटिसिटी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। तुम कमेंट्स जाके पढ़ते हो, ऐसा नहीं है कि वीडियो देख के डिसाइड किया। हाँ, मतलब दैट्स अ गुड पॉइंट, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। सो कमिंग टू योर ट्रेडिंग स्टाइल, मतलब अभी क्या कंफर्ट जोन है, किस फॉर्मेट ऑफ ट्रेडिंग की समझ? व्हाई डोंट वी गो बैक टू द ऑप्शन सेलिंग वाला पार्ट, जब नुकसान हुआ था वापस फिर कैसे आए? पहले उधर चलते हैं। सर ऑप्शन सेलिंग का नुकसान हुआ था, तो मतलब वो भी दिन थोड़ा ठीक ही गया। तो ऑप्शन आई कैन इमेजिन। तो उसके बाद 2-3 दिन तो ट्रेडिंग की ही नहीं ऑप्शन सेलिंग में। तो उसके बाद मतलब फिर मैंने थोड़ा देखा हेजिंग वगैरह के, हेजिंग करके जैसे आयरन कॉन्डोर, आयरन फ्लाई बना के, तो हेजिंग वगैरह देखी। तो हेजिंग वगैरह में मैंने 1-2 महीने उसको ट्राई किया, तो उसमें मेरे को ये पता चल गया था कि हेजिंग वगैरह में चाहे प्रॉफिट इतना ज़्यादा ना हो, लेकिन उसमें कि एक आपके जो दिमाग का वो होती है ना कामनेस, वो हमेशा रहती है। कि मतलब मुझे ये पता है कि चाहे मार्केट 10% गैप डाउन हो जाए या कुछ भी हो जाए, मेरे को अपना पता है कि मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है और मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है। हेजिंग का एक मुझे ये बेटर लगता है कि जो आपका जो दिमाग होता है ना, वो बिल्कुल शांत रहता है और आप दूसरी चीज़ों पे भी ध्यान लगा सकते हो। लेकिन एक जगह आप नॉर्मल ऑप्शन सेलिंग अपने स्ट्रैंगल मतलब बना दिया है और ये स्ट्रैडल बना दिया है, तो आप बिल्कुल स्क्रीन पे जुड़े हुए हो कि अब क्या होगा, मतलब दूसरी चीज़ों पे ध्यान कम लगता है, मेरे को ऐसा लगता है। मतलब नेकेड पोजीशन हो गया या नेकेड पोजीशन हो गया, तो उससे दूर रहते हो अभी। सो एवरी पोजीशन दैट, जो भी पोजीशन लगाते हो सब हेज्ड होती है अभी? हाँ, लेकिन अभी मैं जैसा ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा कर नहीं रहा, अभी तो मैं बस कैश की ट्रेडिंग ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग में ना अभी थोड़ा कैपिटल का इशू आ रहा है।
तो थोड़ा हाँ। इसीलिए। चलो ट्रांजिशन बताओ मुझे थोड़ा सा, ऑप्शन सेलिंग छोड़ा धीरे धीरे, देन कैसे मूव हुए कैश में वापस? ऑप्शन सेलिंग में जैसे मतलब कैश ऑप्शन सेलिंग करी, फिर उसके बाद 1-2 महीने मैंने ऑप्शन सेलिंग हेजिंग वगैरह करी, फिर ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा मन सा हो गया। मतलब ऑप्शन सेलिंग मतलब एट द एंड ऑफ द डे सर ये है ना कि अगर आपके पास कैपिटल नहीं है ना तो ऑप्शन सेलिंग का कोई फायदा नहीं है। हाँ, ज़्यादा नहीं है ना नहीं उसमें, है, आप कितना को प्रीमियम खा लोगे आप? हाँ सही बात है। अगर ऑप्शन सेलिंग में भी यही है ना कि मुझे ऐसा लगा था कि मैं ना अपने टाइम को ट्रेड ऑफ कर रहा था, ना कि पैसे को ट्रेड ऑफ कर रहा था। मतलब जैसे मैं 17-18 साल का था तो मुझे लगता था कि मुझे भी थोड़ा कहीं और ध्यान लगाना चाहिए क्योंकि अगर मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो मेरे को 1-1.5% मिलेगा, तो मुझे लगता है कि वो तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, कि मेरे को टाइम को ट्रेड ऑफ कर रहा था अपने। फिर ये खुद से सोचा है, किसी ने बताया यार? सच से बताओ। नहीं, मैंने 3-4 वीडियोस देखता था वैसे ऐसे, मतलब जैसे फाइनेंस वगैरह वीडियोस देखता हूँ तो मेरे को थोड़ा ऐसे मेरे को लगा कि थोड़ा हिट होता है ना कि मतलब। नहीं, बट देन कैश में व्हाट्स योर स्ट्रेटजी? क्या देखते हो किसी कंपनी में या किसी ट्रेंड में? हाउ डू यू फिगर आउट कि मैं को यही पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं? सर मेरा एक रूल है कि ना जो वो होता है ना, मैं टेक्निकल एनालिसिस सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स पे लगाता हूँ जो फंडामेंटली साउंड हो। तो मेरे मतलब जैसे काफ़ी मतलब मैं जो उन स्टॉक्स को लेता ही नहीं जो फंडामेंटली बहुत वीक हो। जैसे लेने टेक्निकल एनालिसिस लगाने सिर्फ उन क्वालिटी स्टॉक्स पे है कि अगर उनको कुछ भी हो जाए तो मुझे पता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं रात को सो सकता हूँ ढंग से। ये कि मतलब कोई इशू नहीं है कि मतलब इन्वेस्टिंग में तो सर मैं अपनी सिंपल म्यूचुअल फंड्स वगैरह चलते हैं और जो ब्लू चिप स्टॉक्स है वो बाय करता हूँ, रहता हूँ थोड़े थोड़े ट्रांचेस में। और जैसे कोई अच्छी पोजीशन मिल रही है जहाँ प्राइस और वॉल्यूम एक्शन का मिल रहा है तो उसमें स्विंग में घुस जाता हूँ अच्छे पोजीशन के साथ 2-3 स्टॉक्स में। तो उस हिसाब से मतलब जैसे एक ये भी रूल है कि अपनी जितनी भी कैपिटल है 10 से 15% एक स्टॉक में से ऊपर जाना ही नहीं, चाहे वो जो मर्जी स्टॉक हो। बट ये भी कैसे डिसाइड करते हो कि स्टॉक फंडामेंटली स्ट्रांग है या नहीं? क्या सिर्फ ब्रांड पे जाते हो कि टाटा उठा लिया या अंबानी उठा लिया या वैसे, या एक्चुअल में फंडामेंटल चेक करते हो कि इसका आरओसी क्या है, इसका पैट क्या चल रहा है पिछले 5 साल से? डू यू गेट इनटू दैट? हाँ सर, थोड़ा मैं ये भी देखता हूँ आरओसी वगैरह, और आरओसी वगैरह को ज़्यादा फोकस करता हूँ। और मैं ना थोड़ा इंस्टीट्यूशन की तरफ ज़्यादा मोल्ड होता हूँ, क्योंकि मैं बताऊँ मेरी क्या थिंकिंग है कि सर आपने कोई स्टॉक बाय किया या मैंने कोई स्टॉक बाय किया तो उससे स्टॉक प्राइस कभी मूव हो ही नहीं सकता। ऑफ कोर्स, हाँ ठीक है सर, चाहे जितनी मर्जी आप चाहोगे कि हो ऐसा, आपको हो, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि आपको भी पता है ये डिमांड सब जगह खेल है। तो अब क्या होगा कि जो मर्जी स्टॉक बाय कर ले तब तक स्टॉक बाय नहीं करेगा वही अगर इंडिविजुअल बंदा बाय करता है। तो अगर किसी स्टॉक को बढ़ना या घटना है, जब तक कोई बड़ी क्वांटिटी में कोई इंस्टीट्यूशन उसमें बाइंग या सेलिंग नहीं करेगा तो उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। फेयर, ठीक है। तो इसीलिए मैं ना जैसे FII, DI और म्यूचुअल फंड्स की इनकी होल्डिंग देखता हूँ। जब भी अगर कोई बड़ी कैंडल वॉल्यूम के साथ बन रही है ना तो इसका और उसका एवरेज ट्रेडेड प्राइस 3 से 4% उसके करंट मार्केट प्राइस से है ना, तो इसका मतलब उसमें कोई इंस्टीट्यूशन बाइंग है। ओके। तो इसीलिए मैं ट्राई करता हूँ कि जैसे जब इंस्टीट्यूशन उस स्टॉक में घुस रहे हैं ना तो मैं भी उसी समय उस स्टॉक में घुसूं। बट देन हाउ डू यू नो कि वो निकलने वाले हैं? क्योंकि वैसे इंस्टीट्यूशनल डेटा तो अपने को NSE की वेबसाइट पे मिल भी जाता है। हाँ, मतलब एक हर क्वार्टर के बाद मिल जाता है। और जैसे जब आप देखोगे ना, जब किसी स्टॉक की वॉल्यूम 2 लाख 3 लाख 2 लाख 3 लाख के अराउंड घूम रही है, एवरेज वॉल्यूम उनकी इसकी इतनी है, सडनली किसी स्टॉक वो 5% 7% स्टॉक बढ़ गया और स्टॉक की वॉल्यूम है 20 लाख, तो 10 गुना वॉल्यूम बढ़ी। मतलब कोई नॉर्मल लोग तो नहीं है, मतलब कोई इंस्टीट्यूशन घुसा है तभी वो स्टॉक बढ़ा है। और वैसे ही जब वो स्टॉक गिरेगा, टॉप से गिरेगा, तब भी उसकी वॉल्यूम इतनी होगी या उसी के थोड़े से कम या ज़्यादा होगी, जिससे पता चल जाएगा कि कोई इंस्टीट्यूशन निकल रहा है। तो उस हिसाब से मैं थोड़ा अपना प्ले घुमाता हूँ। तो तुम्हारा होल्डिंग पीरियड भी इंस्टीट्यूशनल ही डिसाइड करते हैं? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मतलब मैं होल्डिंग पीरियड 3 से 6 महीने का होता है, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, मतलब जैसे मतलब 15-20% मुझे 15-20-25% किसी स्टॉक में मिल रहा है तो मुझे और क्या चाहिए, मैं अपना थोड़ा पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देता हूँ। ऐसा नहीं कि जैसे पूरा होल्ड ही कर लूँ, क्योंकि ये तो मुझे भी नहीं पता चलता कि कब इंस्टीट्यूशन जाएगा, ये तो एक प्रोबेबल गैस होता है। तो बट देन ये आई एग्री विद यू एंड आई लाइक द वे यू थिंक, क्योंकि ठीक है अपन देख लेंगे एनालिसिस करके, ROC चेक कर लेंगे, पैट देख लेंगे या 50 रेशियो और देख लेंगे जो कि देखने चाहिए। बट अगर इंस्टीट्यूशन घुसा है तो ये सब देख के घुसा है। क्योंकि सर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग कहते हैं ना एनालिसिस, मेरे को एक पता है कि जितनी मतलब सर एक मैं आपको सिचुएशन देता हूँ, जैसे आप हो और एक म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, आपके पास कितने जो मतलब रिसोर्सेज हैं, आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे या किसी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे? मेरे तो कोई PMS चलाता है उसके पास मुझसे ज़्यादा है
उसके पास ज़्यादा है मुझसे तो जो बट या ऑब्वियसली म्यूचुअल फंड या म्यूचुअल फंड के पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे तो उनके हाँ। एनालिसिस भी हार्डकोर होंगे और उनकी स्टॉक बाइंग एंट्री भी हार्डकोर होगी। तो ये तो हम मानते हैं कि जो म्यूचुअल फंड है, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनके पास एक एज तो होती है। हाँ, कैपिटल की होती है, रिसोर्सेज की होती है, रिसोर्सेज की होती है, एक्सपीरियंस, हिस्ट्री सब कुछ होता हाँ है। हाँ, क्योंकि जो फंड मैनेजर वो भी 20-20 25-25 साल के हैं, एक्सपीरियंस है। हाँ इतनी तो मेरी एज भी नहीं है। तो तो इसीलिए मैं उनको फॉलो करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है बिग मनी के साथ जाना हमेशा फायदा है। बिग मनी के अगेंस्ट जाओगे तो हमेशा आप मार खाओगे। ठीक है, स्मार्ट मूव है, बट थोड़ा इसमें फिर रिस्क भी लिमिटेड रहता है और रिवॉर्ड भी लिमिटेड रहता है, तो उतना अपने ग्रीड और फियर और इमोशंस पे कंट्रोल करके रखना पड़ता है इसमें। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि रिवॉर्ड लिमिटेड नहीं है। ओके। क्योंकि एक ना अपॉर्चुनिटी, मतलब इनकी बाइंग कॉस्ट होती है। जैसे कोई म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री अगर 100 पे बाय करता है तो उसकी एवरेज कॉस्ट 105 106 पे आएगी, क्योंकि जैसे वो सडनली क्वांटिटी में बाय करेगा। तो वैसी है। मेरे को ऐसा पता है कि म्यूचुअल फंड ना हमारी तरह 10-20% पे नहीं खेलते, क्योंकि वो 1x 2x पे खेलते हैं। तो इसीलिए मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ पे रिस्क कम है लेकिन रिवॉर्ड ज़्यादा है इंस्टीट्यूशनल बैंक के साथ अगर आप घुसते हो तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा फॉलो करता हूँ। क्योंकि कोई भी म्यूचुअल इंडस्ट्री 10% 20% नहीं करेगी, क्योंकि 10% 20% में तो 5-7% तो उसकी बाइंग कॉस्ट नहीं आ जाएगा। जब वो सेल करेगा तो स्टॉक गिरते गिरते उसकी एवरेज प्राइस ही कम आएगी। तुम्हारा ध्यान न्यूज़ की तरफ होता है कि क्या चल रहा है ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में, इंस्टीट्यूशंस क्या कर रहे हैं, किस तरह कौन से सेक्टर में पैसा ज़्यादा लगा रहे हैं, कौन से डेमोग्राफीज़ में, कौन सी ज्योग्राफीज़ में पैसा लगा रहे हैं, कि उधर इतना टेंशन नहीं? हाँ, मैं थोड़ा मैक्रो फैक्टर्स वगैरह को देखता हूँ, मतलब जैसे ग्लोबली को, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जितना मर्जी हम टेक्निकल एनालिसिस करें, मैक्रो फैक्टर्स क्या कहते हैं, मतलब मार्केट को इफेक्ट तो करते ही हैं। एंड घर पे या आसपास कोई माहौल बना है कि कुछ लोग हैं जिनके साथ तुम बात करते हो इन चीज़ों के बारे में? यूट्यूब से तो चलो वन वे ले लिया, बट उस चीज़ को डिस्कशन करके कुछ कम्युनिटी हो, कुछ दोस्त के? अभी दोस्त यार ये सब की बातें, उस लेवल के दोस्त नहीं है वो, तुम थोड़ा आगे पहुंच गए हो। नहीं, मतलब मैं अपने फादर से ऐसी डिस्कशन वगैरह करते रहता हूँ, तो मेरे बड़े भाई को भी मैंने थोड़ा शुरू करवाया है। Okay. तो मतलब वैसे दोस्त वगैरह में तो ऐसी कुछ बातचीत नहीं होती। मतलब वैसे सबको पता है कि मतलब ट्रेडिंग वगैरह करता है वगैरह वगैरह, मतलब नहीं, बट दोस्त तो पूछते होंगे ना क्या लक्ष्य यार हमें बता दे कहाँ पे पैसा लगाना है? हाँ, बस पूछते ही हैं, लेकिन वो लगाते नहीं है। क्यों? उनको विश्वास नहीं है या उनको पैसा नहीं है उनके मैं पास? बताता हूँ, वो मेरे को कहते हैं कि भाई ऐसे कुछ बता जिससे अभी मैं 10,000 लगा दूँ तो 20,000 पे आ जाए, मेरा अगले महीने बर्थडे है। तो अब मैंने कहा भाई ये ना ऐसी चीज़ नहीं है, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि 10 के 20 हो, ये ना भाई ग्रेजुअली इंक्रीज होंगे। कह रहा भाई छोड़, तुझे तो कुछ पता ही नहीं। मैं कहा चल ठीक है, मैं चुप हो जाता हूँ फिर। तो ये हाल है। उसको वो वाला यूट्यूब वीडियो लिंक दे दो ना 10,000 से 5 लाख वाला, कि ये करवा देगा, फिर बर्थडे इकट्ठे मनाएंगे अपना, आ जाना मेरे पास। केक के पैसे भी मुझसे ले लेना चाहे तो। नहीं यार, इट्स वंडरफुल मैन। अभी ये कैसे मैनेज कर पा रहे हो कि सीए, अब यू आर वर्किंग टुवर्ड्स सीए ना, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की तरफ, ये एक ऑर्गेनिक मूव है, सोचा समझा हुआ मूव है कि मेरे को सीखने को मिलेगा ज़्यादा बिजनेस के बारे में? नहीं, मेरे को सर वैसे ना, मेरे को स्टार्टअप्स वगैरह, बिजनेस वगैरह, फाइनेंस में ना मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि एक सीए थोड़ा राइट कोर्स होगा, जिससे मतलब थोड़ा डाइवर्सिफाई नॉलेज होगा, जिससे फाइनेंस वगैरह और बिजनेसेस वगैरह की मतलब कैसे काम करते हैं वो। उन लोगों से क्या, व्हाट डू यू थिंक यू शुड टेल देम, कि जो लोग कहते हैं कि फुल टाइम ट्रेडर या इन्वेस्टर करियर बना लेना चाहिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है, दोनों साइड बाय साइड भी चल सकते हैं? हाँ सर, मेरे को ऐसा लगता है कि ना साइड बाय साइड चल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि सर टाइम मैनेज हो सकता है। सर माइंडसेट का खेल है, मुझे ऐसा लगता है कि माइंडसेट का खेल है। सिर्फ अगर आपका माइंड कह रहा है ना कि ये नहीं हो सकता, फिर तो हो ही नहीं सकता, फिर तो चाहे जितनी मर्जी आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लो। ये माइंडसेट का खेल है, और मेरे हिसाब से कि अगर हो सके तो इसको आप फुल टाइम ना लेके जाओ। ये बताना पड़ेगा तुम्हें इसका आंसर, क्यों? क्योंकि सर बताऊँ क्या होता है, ट्रेडिंग ना एक फ्लक्चुएटिंग बिजनेस है, मतलब काफ़ी ज़्यादा। मतलब ये तो अब तो जैसे काफ़ी मैक्रो फैक्टर्स और काफ़ी अपडेशन हो गया, लेकिन मैं जब पहले की बातें सुनता हूँ, मतलब मेरे नोन में अंकल से पूछता हूँ मैं, तो वो ऐसे बताते हैं कि जैसे 2000 से 2003 के बीच में 3 साल मार्केट कुछ मूवमेंट ही नहीं हुई। जैसे आप कभी देखना कि 2000 से जब .com बबल हुआ, तो 2000 से 2003 के बीच में मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं हुई। जो स्टॉक ब्रोकर्स थे उन्होंने अपना काम बंद कर दिया, क्योंकि मार्केट में। अरे तुम तो तब पैदा भी नहीं हुए थे ना? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। फक, 2002-03 मैं क्या कर रहा था? 2002 में मैं इंजीनियरिंग शुरू की थी मैंने अपनी। इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बट हाँ मैंने जॉब कंप्यूटर साइंस में किया।
हम बहुत पुराने ज़माने के हैं। एनीवे तो अच्छा, तो .com बबल के कारण ओके या हाँ, ओके। तो 2000 से 2003 के बीच में मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं। ये तो अब थोड़े मतलब जो करेक्शन वगैरह के टाइम और मतलब थोड़े कम हो गए हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे फिर 2004 के बाद 2008 में जो रैली आई, वो बेस्ट रैली मानी जाती है आज के टाइम, अब के समय में। लोगों के मतलब वो बताते थे कि सेंसेक्स में मेरे ख्याल 3000 पे था 2004 की स्टार्टिंग में, और 2008 तक वो एक सेंसेक्स 21,000 हो गया था। ओके, या ऐसा ही कुछ था। हाँ, तो 6-7 गुना लोगों का पैसा बना था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ट्रेडिंग के अराउंड आपके और बिजनेसेस है ना, तो वो अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। क्योंकि आप जितने भी देखते हो फुल टाइम ट्रेडर्स, कोई भी मतलब मैं जितने अच्छे फुल टाइम ट्रेडर्स को जानता हूँ ना, उनकी सिर्फ फुल टाइम ट्रेडिंग इनकम नहीं है, उनके काफ़ी और बिजनेसेस है। कोर्सेज देते होंगे, नहीं तो पढ़ाते होंगे, नहीं हाँ तो हाँ हाँ, पढ़ाते समथिंग होंगे, एल्स। या ट्रेडिंग के अराउंड ही कोर्सेज बेचते हैं, या मतलब काफ़ी मतलब, या उनका ट्रेडिंग टर्मिनल है वगैरह वगैरह। वेयर डू यू सी योरसेल्फ? क्या कर रहे होगे कुछ सालों बाद? लेट्स से सीए बढ़िया हो जाती है, 5 साल की होती है ना? हाँ, 4-5 साल लग जाते हैं। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में हो जाएगा तो 4 फर्स्ट साल अटेम्प्ट में में हो जाए तो हो ही जाएगा तुम्हारा। तो अगले 4 साल बाद छोड़ो, अगले 10 साल बाद क्या कर रहे हो लक्ष्य? 2035 में क्या कर रहे हो? सर मुझे ना बस मुझे ये पता है कि मैं बस खुश हूँ, और अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है तो मुझे कुछ सोचना ना पड़े। और क्योंकि मैं ना अभी ट्रेडिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता, मैं थोड़ा ना इसको एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और वेज में। तो इसीलिए मैं ना अभी मतलब कुछ ऐसा, मैं 10 साल का कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि मेरा भी माइंडसेट वहाँ का है भी नहीं। 5 साल बता दो। 5 साल का भी कुछ सोचो ना, कुरे दो खुद को, वही तो है। 2 साल बता दो, इससे कम नहीं जा सकता मैं। आई हैव नेवर थोड़ा सा तो विजन लेके आओ कि व्हाट डू यू सी, जिस हिसाब से इसको इस तरह से सोच सकते हो कि तुम्हारा अभी तक जो पैशन रहा है टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, कितना को रहा है कि मेरे को देखना है रोज़ ऐप, कितना को रहा है कि यार बिजनेस दुनिया में क्या चल रहा है, कितना को रहा है कि मेरा करियर में मुझे क्या करना है। ये सब चीज़ों को इकट्ठे जब सोचोगे तो जो चीज़ पहले दिमाग में आएगी वो चीज़ ऑब्वियसली मैटर करती है, तुम्हारे करियर में सबसे ज़्यादा आगे रहेगी। लेकिन उसके साथ स्टॉक मार्केट को अगर जोड़ना हो अगले 1-2 साल में, डू यू सी कि तुम कर रहे हो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग, तब इतने लेवल पे ही कर रहे हो, ज़्यादा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट? सर मुझे लगता है ट्रेडिंग तो करता रहूँगा मैं, चाहे 10 साल भी के बाद भी, क्योंकि ट्रेडिंग तो सर मतलब लॉस प्रॉफिट तो एक बात की चीज़ है, लेकिन जो एक थ्रिल मिलता है ना, थ्रिल की वो मतलब लाइफ में जब थ्रिल ना हो तो स्टॉक मार्केट डीमैट अकाउंट ओपन कर लो, थ्रिल मिल जाएगा आपको। मेरा तो ये मानना है कि जो थ्रिल मिलता है ना वो स्टॉक मार्केट में मिलता है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ शायद अगर सीए भी कर रहा हूँ तो कुछ मतलब मैं साइड में अपना कुछ और एक कोई एक बिजनेस या कुछ ऐसा खोलूँ जिससे मतलब जो फाइनेंस के रिगार्डिंग हो। जैसे मैं सोच रहा था कि थोड़े दिन पहले की मतलब मेरी किसी से बात चल रही थी कि हम जैसे स्कूल्स में जाके फाइनेंशियल लिटरेसी के हम सेमिनार्स देते हैं और स्कूल्स को हम कहेंगे कि हमें पे करो हम वगैरह वगैरह। तो ऐसे सोच रहा था मैं। तो मैं एक मेरा और दोस्त है जो अभी सीख ही रहा है थोड़ा उसको, तो मैं इसको बता रहा था कि हम ऐसा करते हैं। तो उसने कहा वेबसाइट वगैरह बनाते हैं, तो उसमें मतलब उसके अराउंड रिवॉल्व हो रही थी बात। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं कुछ ऐसा लगता है कि मेरे को फाइनेंस से ना बड़ा थ्रिल मिलता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि फाइनेंस की फील्ड में कुछ ऐसा हो जिससे मुझे थ्रिलिंग मिलता रहे, एडवेंचरस हो चीज़ कुछ ऐसी सी, मतलब मैं सोच रहा हूँ। लेकिन बाकी तो गॉड नोज क्या होगा। तो इट्स मोर ऑफ ए थ्रिल फॉर यू इफ इट वर्क्स आउट ग्रेट, अदरवाइज मेजर फोकस इज ऑन द करियर। और ये दिस इज़ अ गुड मैसेज फॉर एवरीवन कि हर एक को स्टॉक मार्केट ट्रेडर इन्वेस्टर नहीं बनना है भाई। पहले तो ये चीज़ क्लियर हो जाओ। प्राइमरीली मतलब सेकेंडरी लेवल पे डेफिनेटली एवरीबडी कैन बी। और एक और चीज़ है सर, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक के लिए ना स्टॉक मार्केट है भी नहीं, मतलब इन्वेस्टिंग के लिए तो है, मतलब फुल टाइम ट्रेडिंग वगैरह नहीं है। क्योंकि बहुत मतलब आपको परसिस्टेंस चाहिए इसमें, आपको आगे बढ़ने के लिए। आप रोज़ हार रहे हो, रोज़ जीत रहे हो, लेकिन आप एट द एंड ऑफ देखते हो फिर आप लॉस में हो। आप 4-4, 5-5 घंटे लोग लगा रहे हो, 1 महीना 2 महीना आपने सीख रहे हो, लेकिन फिर आप लॉस में हो, फिर आपको दोबारा खड़ा होना है। ये ना थोड़ा मतलब परसिस्टेंस वाला काम है। मतलब बाकी और बिजनेसेस भी है, कोई ऐसे ज़रूरी थोड़ी है कि स्टॉक मार्केट ही है, मतलब और जगह भी है। वैसे मैं वैसे बता रहा हूँ। एग्जैक्टली। अच्छा, अगर मैं पूछ पाऊँ, मैं परसेंटेज में पूछ रहा हूँ, नॉट इन पैसे, व्हाट्स द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो तुमने देखा है और हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ लॉस ऑफ योर कैपिटल एक पॉइंट इन टाइम पे, और आज की तारीख में कितने % प्रॉफिट पे या लॉस पे बैठे हो? अमाउंट बताऊं या परसेंटेज? परसेंटेज भी चलेगा, बाकी तुम्हारी श्रद्धा है। अमाउंट बताना है तो अमाउंट बता सकते हो। लॉस का अमाउंट बता देता हूँ, प्रॉफिट का नहीं बताता। लॉस का ना मेरा एक बार जो ऑप्शन बाइंग वाला बता रहे हो ना, आप बता रहे हो, उसमें मेरा 1 महीने का लॉस मेरा
90,000 था। वाओ, ओके, इतना डाइजेस्ट कर पाए थे तुम? मैं वही तो इस कह रहा age हूँ मैं क्या माय करूँ। गॉड यार। नहीं, मेरे इमोशंस मतलब मैं कहता हूँ कि अगली बार ये हो गया था ना, जो होगा देखा जाएगा। मतलब एक लाइफ में भी एक सीख मिलती है कि डरना नहीं है, जो होगा देख लेगा, हौसला ही है। मतलब जिसने हौसला छोड़ दिया वो बस मतलब जिंदगी छोड़ दे वो तो। मैं तो भी मानना है कुछ दिक्कत नहीं है, सब हो जाएगा। तो और Superb. प्रॉफिट मेरा एक दिन में, मैंने कोई एक्सपायरी पे ट्रेड लिया था वैसे ही स्टार्टिंग में ऑप्शन बाइंग में, तो मेरी 3% था मेरा, 3 से 4.5% था वो, और काफ़ी अच्छा अमाउंट था वो भी, लेकिन वो चला गया फिर बाद में। वो बात की बात है। यही वो तो बात गेम है। है, आता है जाता है। आज की तारीख में ओवरऑल अगर बात करें तो कितने परसेंटेज के प्रॉफिट पे बैठे हो? अभी ईयरली लेवल पे या? हाँ, क्यूमुलेटिव या इसी फाइनेंशियल ईयर में? इसी फाइनेंशियल ईयर। इसी फाइनेंशियल ईयर में अभी तक ना मेरा 14-14.5% हो गया। और मेरे Not को bad. लेकिन क्योंकि मेरे को ये पता है कि इंडेक्स बीट हो गया है, और ये मुझे पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन क्योंकि मैंने देखा है जब मेरा जब भी प्रॉफिट हुआ है ना, तो वो ऑप्शन से नहीं है, ऑप्शन से मेरे प्रॉफिट को हमेशा कम ही करा है। तो ये सारा मतलब कैश ट्रेडिंग से और थोड़ा सा ऑप्शन मुझसे आया। कैश ट्रेडिंग बात मेरा 11-12 था, और ऑप्शन में 2-3% उसमें था। और हमें दुनिया को बता देना चाहिए कि 14-15% बहुत ज़्यादा बहुत होता है। होता है। मैं एफडी कहता हूँ- 5-6% देती है, और आफ्टर डिडक्टिंग ऑप्शन का लॉस की बात कर रहे हैं ना अपन, अगर वो चीज़ें उस तरफ इस नहीं साल जाते तो, अगर। हाँ ये बात है। इस साल तो वैसे करा नहीं ना ऑप्शन ज़्यादा। अच्छा, इस तरफ नहीं किया, सेलिंग भी नहीं किया है इस साल? इस साल 2-3 महीने जो सेलिंग है उसके 2-3% है बस। अच्छा अच्छा, सुपर्ब यार, बहुत क्लियर माइंडसेट है एंड बहुत रियलिस्टिक हो लक्ष्य अपनी एज के हिसाब से। बिकॉज एज ऑफ नाउ लोग टिकटॉक पे, अब तो टिकटॉक बंद है, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स बना रहे होते हैं या कुछ और कर रहे होते हैं, वो भी अच्छी चीज़ें हैं, बट चिल की तरफ ज़्यादा फोकस होता है रादर देन गेटिंग सीरियस अबाउट व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ। एंड वो चीज़ लक्ष्य आई हैव सीन थ्रू आउट द कॉन्वर्जेसन। बहुत बढ़िया लगा लक्ष्य बात करके यार, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड विशेज़ टू योर फैमिली एज वेल, जिन्होंने पूरा माहौल दिया तुम्हें। और मैं एवरीबडी वांट्स के पूरे इंडिया में सबको माहौल मिले घर पे, कि स्टॉक मार्केट को एक पॉजिटिव तरीके से देखा जाए। फैमिली को तो मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ कि मतलब जो सपोर्ट करते हैं कॉन्स्टेंटली, उसका तो मैं काफ़ी ग्रेटफुल हूँ। मतलब कि जैसे कोई भी इशू आए तो हमेशा है साथ, उसका तो होता ही है। हम ये कहेंगे कि ये वीडियो जो भी देख रहा है अपने मम्मी पापा को भी दिखाए कि देखो मम्मी पापा, अगर लक्ष्य के मम्मी पापा हेल्प कर सकते हैं तो बाकी भी नहीं, ये बहुत बड़ा रोड ब्लॉक होता है, बीइंग कैंडिड ऑन दिस। ठीक है, थैंक यू सो मच लक्ष्य एंड ऑल द बेस्ट अगेन, एंड थैंक यू फॉर गेटिंग सम टाइम टू अस। ये कॉन्वर्जेसन बहुत मज़ेदार थी, अच्छा लगा बात करके। स्टे द वे यू आर, गॉड ब्लेस यू मैन। थैंक यू सो मच सर, थैक यू सो मच। मैं आपके शॉर्ट्स वैसे रेगुलरली देखता हूँ। मैं Okay. बहुत बड़ा फैन हूँ आपके शॉर्ट्स का। ये बहुत अच्छा करते हो। ये डिसीजन चेंज मत करना। नेवर नेवर।